अच्छा, so we have done kinetic energy, we have done potential energy and different types of potential energy as well. Although electric potential energy यहाँ पे सिलेबस में नहीं लिखी, but it will come later on. ठीक है. और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों की करवाएगी, क्योंकि बिकॉज वी हैड क्वेश्चन इन पास्ट पेपर, दैट मींस इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस स्ट्रीमलाइन मोड, तो उसको मैंने करवाना ही करवाना होता है. सो वी हैव डन दिस वन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी as per which is given in your syllabus, the C type. First one was the kinetic, second I taught you about the potential energy. Now third is the chemical energy. Chemical energy, even we are having a question in Cambridge past paper के अंदर बेटे रेड स्पॉट में वगैरह मिलेगा आपको. ठीक है. that यानी कि एनर्जी को किस तरह आप डिफाइन करें, एंड व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी. सोर्स क्या होगा केमिकल एनर्जी का. ठीक है. सोर्सेज क्या हो सकते हैं बेटे हमारे पास, जिसे कहना चाहिए फूड सप्लाईज होगी. ठीक है. फॉसल फ्यूल्स हो गए, नेचुरल गैस होगी जिसमें पेट्रोल आता है बेटे, आपका कोल आ गया, सेक्टर ऑल दीज टाइप्स ऑफ कोल हो गया. ये हमारे पास सारी सारी केमिकल एनर्जी के सोर्सेज बनते हैं. लेकिन इस एनर्जी को अब पेपर में हमारे पास द एनर्जी ड्यू टू रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स इज एनर्जी ड्यू टू रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स. ठीक है. ये वर्डिंग यूज हुई है बेटे उसके अंदर P1 के अंदर, और नीचे आंसर क्या आता है केमिकल एनर्जी. द एनर्जी ड्यू टू रीग्रुपिंग. ठीक है. regrouping of atoms. ठीक है. is basically the regrouping of atoms means like this. मैं इसको क्योंकि ये पेपर में इतना वर्ड यूज हुआ है पूरा, तो इसलिए इसको मैं okay. Regrouping of atoms means like if you take an example, if an acid reacts with a base. ठीक है. if an acid reacts with a base, of what acid is, like suppose this is HCl. if it react with a base which is suppose alkali है हमारे पास NaOH. अच्छा, अब रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स. अब अगर आयंस को देखते बेटे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है हाइड्रोजन में, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तभी है ना एक पूरा है. अब सोडियम पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे कौन सा चार्ज है ये. अब जब ये रिएक्ट करता है, जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो ये रीग्रुपिंग होती है ड्यू टू विच यू ऑलवेज गेट अ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. सो इट मींस वी गेट NaCl प्लस HOH. ठीक है. या HOH मीन H2O लिख लेते हैं ना. अब हमारे पास क्या हुआ है बेटे, Na ने क्लोराइड के साथ पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ ये ग्रुप बनाया, इसने इसके साथ बनाया. ठीक है. तभी वाटर बना ना. तो इसका मतलब दिस इज एनर्जी व्हिच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स. अब इसके हमारे पास एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सोर्स रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स था. एग्जांपल्स में बताओ आ जाएंगे बेटे हमारे पास सारे जितने फॉसल फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, यानी फूड सप्लाईज होगी पहली तो. ठीक है. और उसके बाद फॉसल फ्यूल्स. अब फॉसल फ्यूल्स के अंदर बेटे हमारे पास आ गया दिस इज कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये ठीक है. नेक्स्ट इज which is D. This is a solar energy. So what is the main source of solar energy? The question which if I ask this to students in class, normally sir sun. बेटे sun, although sun के थ्रू आ रही है, लेकिन basically sun is not source of solar energy. The source of solar energy is the reaction which is occurring in the core of sun, and this is a nuclear fusion reaction. ठीक है. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी हमारे पास अगर हम देखते हैं, और ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी सन. बेसिकली नीचे ऑप्शन शायद है थी या नहीं थी मुझे पता नहीं, लेकिन मेन इसमें आंसर जो है था दैट इज नॉट टू मी, व्हिच इज के वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन.
ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द कोर ऑफ सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन occurring in the core of sun. ठीक है, released from the core of sun is more appropriate इनकी जगह released from. ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारा मेन सोर्स क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. इसमें दिस इज द मेन थिंग, की वर्ड विच हैड कम इन P1 के अंदर आ चुका है. ठीक है, ओके. So we need to identify the many sources of energy. E is now this is a nuclear energy, nuclear energy. ठीक है. So high renewable non-renewable energy sources are get advantage of disadvantage of renewable non-renewable efficiency and power. ठीक है. So chemical energy stored in fossil fuels, in biofuels. ठीक है. हाइड्रोइलेक्ट्रिक सोर्सेज आया था, सोलर हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, जियोथर्मल. ओके ओके. सो इट मींस इसमें वाले नहीं है जियोथर्मल वगैरह, तो नहीं करनी तो नहीं करनी. ठीक है, अच्छा. इसी के बाद बेटे हम आ गए हमारे पास के सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं. ऑल्दो हमारे पास हम सोलर एनर्जी का भी कर रहे हैं, दूसरे टाइडल एनर्जी जो है हमारे पास वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक वाटर के अंदर होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पे मैं आता हूँ. ठीक है, लेकिन हमारे पास उससे पहले बेसिकली मैं अगर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को फोकस करूँ कि एनर्जी के मेन सोर्सेज को हम दो मेन कैटेगरीज में. ठीक ठीक है, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं. तो बेटे इसके अंदर हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दो मेनली आते हैं. एक को हम कह रहे होते हैं रिन्यूएबल एंड सेकंड वन इज द नॉन रिन्यूएबल. एक रिन्यूएबल में आ जाएगा, दूसरा नॉन रिन्यूएबल. तो इसके हमारे पास दो आ गई. एक को हम कह रहे होते हैं रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल source. Okay, now let's explore initially what non-renewable energy sources initially, because they were quite flu. So this is non-renewable energy sources को पहले कर लेते हैं. बेटे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उन सोर्सेज कहते हैं विच विल रन आउट वन डे. इनको खत्म होना है. इसको ये नहीं लिखना विच कैन नॉट बी रीयूज्ड का वर्ड लिखते तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, इनका ये है कि हमारे पास दे विल डेफिनेटली रन आउट वन डे. ठीक है, यानी सोर्सेज which will run out one day. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास 3 फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 फॉसिल फ्यूल्स. 3 फॉसिल फ्यूल्स मीन हमारे पास दिस इज कोल, दिस इज ऑयल, दिस इज नेचुरल गैस. ठीक है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल विच आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमेरिकियम हो गया, यूरेनियम. ठीक है, प्लूटोनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड दे डेफिनेटली रन आउट वन डे. इनको खत्म होना ही होना है, बिकॉज इनको प्रोड्यूस करने के, इनको बनाने के लिए बेटे कई साल चाहिए, कई 100 साल चाहिए हमें. ठीक, इतनी हमारी नहीं होती, लेकिन हमारे पास दे ऑल डू डैमेज टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, लेकिन हमारे पास रिलायबिलिटी, हम इन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं आजकल भी. ठीक है, आपका जो गाड़ियां जितनी चल रही हैं आपके किससे चल रही हैं, फ्यूल से चल रही हैं. ऑल्दो
इलेक्ट्रिकल आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली न्यूक्लियर सोर्स से कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो काफी कम है। इवन पाकिस्तान में जितने भी आईपीपीस प्लान है, जितने भी हमारे पास ये गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो हमारे पास वो सारे या तो कोयले पे चल रहे हैं या फ्यूल पे चल रहे हैं, ठीक है, या गैस पे चल रहे थे। उसमें कोई डैम के थ्रू एनर्जी तो गवर्नमेंट के अपने जो प्रोजेक्ट है पुराने ही वही हैं, लेकिन नहीं तो बेटे सारे इन्हीं के थ्रू प्रोड्यूस किए हैं। दैट्स वाई इनके हमें ज्यादा महंगे भी हमें पड़ रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या है, दे ऑल डू डैमेज टू द एनवायरमेंट। ठीक है, इनका हमारे पास हमें एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज बेटा हमारे पास ये है, और एडवांटेज भी साथ लिख लेते हैं। बेटे डिसएडवांटेज ये है कि दे ऑल डू डैमेज टू द एनवायरमेंट। कोयला अगर चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है हमारे एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास बेसिकली वो वैसे ही हैवी गैस है, इसलिए नीचे रहती है। अगर नीचे रहती है तो हमारे पास वो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो हमारी लाइफ उससे कभी कम होती जाएगी फिर। ठीक है ना? और कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे ही पॉइजनस गैस है। तो ये सारी है, यानी दे ऑल डू डैमेज टू एनवायरमेंट। बट जितनी चीज सिलेबस होती है उतनी चीज करवा रहा होता हूँ मैं। डिसएडवांटेज लिखा हुआ, डिसएडवांटेजेस नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना? इसलिए, और हमारे पास क्या है, लेकिन हम ज्यादातर रिलाई इन्हीं पे नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ एनर्जी क्या है, इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेस। ठीक हो, ओके, ये तो हो गया हमारे पास। एंड सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब रिन्यूएबल सोर्सेज जो हमारे पास हैं बेटे, ये वो हैं विल विच विल नेवर रन आउट वन डे। ठीक है, मेजर चीज ही इनकी यही है। उसके देखो, ठीक हो, these sources will never run out। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें जो हमारे पास आ जाएंगे इसके अंदर, फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए हमारे पास बेटे? विंड पावर जो होगी, विंड एनर्जी या विंड पावर, चलो लिख लें। पावर या एनर्जी बेटा वही है, पावर का एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर पावर आए। वे पावर, ठीक है, टाइडल पावर, और क्या हो सकता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और सोलर, सोलर एनर्जी या सोलर पावर, आजकल काफी जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं, वी मेक यूज सोलर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा फूड सप्लाईज भी आई थी। ठीक है, दे प्रोवाइड यू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की टाइप है ना, सी एम आई केमिकल एनर्जी। ठीक है, और बायोमास, स्पेशली वुड। ठीक है, बायोमास में वुड वुड आ रही है। ठीक है, स्पेशली, अब इसको भी काफी तक कहना शुरू हो गए दरख्त ना काटें ये काम। उसकी रीजन ये है कि हम वुड को अगर यूज करते जाएंगे डेफिनेटली विल लर्न, लेकिन ये अभी इतनी नहीं, इसमें है इसी में आ रही है ये। ठीक है, लाइट एनर्जी आप बेटे लिख सकते हो, और पेपर में आया भी हुआ था हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मीन, जियो मीन अर्थ को कहते हैं, थर्मल कहते हैं हीट को। ठीक है, अर्थ की कोर में से मोल्टन रॉक्स हैं जिनमें से लावा वगैरह निकला होता है। ठीक है, और उनको उस एनर्जी को हम हीट एनर्जी को यूज करते हैं इन ऑर्डर
टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर देम। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटे, एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने स्लाइड्स में लिखी मैंने कवर कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनका बेटे एडवांटेजेस, इनका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज जो है, दे डू नॉट प्रोवाइड एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इनमें से ज्यादातर जो है वो अनरिलायबल है बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन वेदर, ठीक है। बारिशें नहीं पड़ी, पानी नहीं बना, नहीं प्रोड्यूस हो सकी, धूप ही नहीं निकली, सोलर एनर्जी नहीं आई, धूप ही नहीं निकली, मौसम ठीक नहीं रहा जी, फसलें नहीं बनी, फूड सप्लाईज कम हो गई भाई, ठीक है। लाइट एनर्जी, रात ही सूरज निकला जी, लाइट ही नहीं बन सकी हमारे पास, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी तो काफी हद तक हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप यू आर क्वाइट फैमिली विद इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट तो आते को नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटे हमारे पास दे दे डू नॉट प्रोवाइड एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, डोंट प्रोवाइड मच एनर्जी and many of them are dependent upon or unreliable, more appropriate word, unreliable, let me underline this one, because they depends upon weather, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटे हमारे पास आते हैं इसी के अंदर ही फर्दर, अगर फोकस करते हो कि इसका एडवांटेज क्या होगा। ये हमारे एटमॉस्फेयर को लिटिल डैमेज करते हैं। सोलर एनर्जी पाकिस्तान में या वैसे काफी वॉक में चल रही है, रीजन क्या है कि हमारे पास उस पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही बेटे, उनकी वजह से कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, दे डू लिटिल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। सारे के सारे जितने भी हैं हाइड्रोलैक जितने भी देख लो, ठीक है, दे डू लिटिल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ऑल डू लिटिल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे हमारे पास जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट जो स्टेजेस होती हैं, हमने उनके चेन डायग्राम बनानी होती है। इसमें द टॉपिक नाउ इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी अगर मैं स्टेटमेंट क्लास में पूछूं बेटे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, तो हमारे पास नॉर्मली आप सारे स्टेट कर देते हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल ठीक है, एंड कैन चेंज इट्स फॉर्म्स, बस यहाँ तक ही करते हो बेटे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन चेंज इट्स फॉर्म्स, ठीक है। बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, कभी भी आप लोगों में नॉर्मली माइंड में नहीं आता, और हमारे पास दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ये इसका है। तो इसका मतलब है हमारे पास कि इसको हम जो करोगे तो बेटा ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने सेकंड पार्ट, यानी कि अगर दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके अंदर सेकंड पार्ट बेटा होगा कि इसी का एनर्जी का नीदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड एंड कैन चेंज इट्स फॉर्म, यहाँ का एक नंबर होता है। सेकंड मार्क होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ दिस वन इज एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed and can change its forms, but the total energy of the system remain conserved. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है।
तो हमारे पास एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कम। सेकंड मार्क होता है इस चीज का कि टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए सिस्टम की शुड बी कंजर्व। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एनर्जी चेन डायग्राम बेटे, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कि हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। ठीक है। अब उसके ऊपर आते हैं कि उसमें हमारे पास है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज में हमारे पास कौन कौन सा हम सोर्सेज को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो हमारे पास आगे दिस इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट वन पे आ गया फ्रॉम बर्निंग कोल्स। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम बर्निंग कोल के अंदर कोल कोल में कौन सी एनर्जी है, पहले हम उसको कैटेगरी बनाने की सोच रहे हैं। सो दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम पास। अब फ्रॉम बर्निंग कोल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है अगर हमने, तो व्हाट डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस दैट कम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बर्निंग ऑफ दिस कोल। अब सबसे पहले जब कोल को, ये फ्यूल है यहाँ पे, फ्यूल है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इज अ केमिकल फ्यूल। द एनर्जी विच केमिकल फ्यूल पोजेस इज अ केमिकल एनर्जी देन। ठीक है। अब केमिकल एनर्जी से कंबस्टन का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी कम हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उस हीट से आप क्या करोगे, वाटर जो है जिसका इनिशियल टेम्परेचर रूम होगा, इनिशियली राइज इस टेम्परेचर फ्रॉम टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड देन चेंज दैट वाटर इनटू स्टीम, एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ एनर्जी दिस इज द इंटरनल एनर्जी। पहले वाटर की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई विच राइजेस टेम्परेचर फ्रॉम 25 टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन एट 100 चेंजेस टू स्टीम। देन फिर स्टीम जब प्रोड्यूस होती है तो प्रेशर फर्दर डेवलप होता है जिसकी वजह से स्टीम के पार्टिकल मूव करते हैं। इफ द पार्टिकल ऑफ स्टीम मूव, इसका मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जो है दैट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। टरबाइन घूमती है बेटे, ये शो किया हुआ ये वाला टर्निंग इफेक्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन घूमती है तो एक रॉड होता है विच फर्दर ड्राइव द जनरेटर, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेटर में आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ जनरेटर क्या करेगा, इट चेंजेस फर्दर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने इसके अंदर यूजफुल एनर्जीज देखनी होती हैं चेन डायग्राम के अंदर, जो एनर्जी लॉसेस होते हैं उनको हम नहीं कंसिडर करते। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेजेस में कौन कौन सी एनर्जी आ जाएगी, जैसे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। ठीक है। हीट एनर्जी फर्दर किस में चेंज हो जाएगी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर and later on in steam. Then steam will move with high pressure to produce kinetic energy of the turbine. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जनरेटर। अब दैट काइनेटिक एनर्जी जनरेटर फर्दर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक होगी। ओके। सेकंड आ गया बेटे हमारे पास फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल, दैट इज आल्सो नॉन रिन्यूएबल ना, फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमेरिकियम हो गया। सो दिस इज द डायग्राम नाउ, दिस अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरे जो डायग्राम हमारे सिलेबस में है, ब्लॉक भी दूसरी भी, इन दिस डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम इसको पढ़ते भी हैं। एक्चुअली दीज आर कंट्रोल रॉड्स एंड दीज आर द न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, ये फ्यूल रॉड्स हैं। और ये फ्यूल रॉड किसके होते हैं, दिस दे आर मेड ऑफ यूरेनियम एक्चुअली। ये फ्यूल है, यूरेनियम फ्यूल हम यूज कर रहे होते हैं। अब बेटे हमारे पास क्या होता है, इन फ्यूल रॉड्स के अंदर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट हमारे पास क्या होगा, फर्दर ये कूलर नजर आ रहा है आपको नीचे, कूलर अगर नहीं यूज करते तो ये इलेक्ट्रिक कोर वैसे मेल्ट कर जाएगी, बिकॉज वी डू नॉट हैव एम सच मटेरियल जिनका हाइट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हो कि वो इस एनर्जी को सस्टेन कर सकें। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है जल्दी से हम एनर्जी को यहाँ भेजते हैं हीट एक्सचेंजर के थ्रू। हीट एक्सचेंजर में एक ब्लैक कलर की ये पाइप होती है मेटल की, जिसमें हम कोल्ड वाटर को भेजते हैं
जो हीट यहाँ से आ रही होती है वो सेकंड्स में वाटर को स्टीम में चेंज कर देती है और स्टीम का टेम्परेचर भी फर्दर इंक्रीज कर देती है फ्रॉम 100। अब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्टीम के पार्टिकल फिर यहाँ से बेटा ऊपर से निकल रहे होते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से और हाई प्रेशर से। जब ये निकलते हैं स्टीम का मॉलिक्यूल तो क्या करते हैं, टरबाइन को मूव करवाते हैं। इट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन एंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन फर्दर ड्राइव दिस जनरेटर यूजिंग दिस रॉड। इट चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ जनरेटर एट द एंड वी अगेन हैविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इसका मतलब है सारी वही स्टेजेस आ रही हैं जो इससे पहले मैंने ये वाली पढ़ी हुई हैं फॉर द नॉन न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज विच इज ऑफ कोल। तो यही हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो यही यहाँ पे आ, तो वी कैन राइट इट हियर देन। अब फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने केमिकल एनर्जी लिखी हुई, यहाँ केमिकल एनर्जी नहीं आएगी, यहाँ पे अब न्यूक्लियर एनर्जी आएगी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, दिस इज न्यूक्लियर। अब देखो मैंने टोटली फर्दर कॉपी किया, इसका मतलब सेम जो है, कोई चीज उसके अलावा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले भी कह रहा हूँ बेटे, मैंने यहाँ पे एडवांटेज लिखा था, एडवांटेजेस नहीं लिखा था कि इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। ठीक है, वो चीजें हैं, आउटपुट भी बेहतर होती है, इसकी रिलायबल होती है। तो नहीं है तो फिर नहीं करनी। तो थर्ड वन पे हम आ गए, विच इज फ्रॉम द विंड टर्बाइन, फ्रॉम विंड टर्बाइंस। अब विंड टर्बाइंस के अंदर हमारे पास भी अगर देखते हो बेटे, दिस इज द डायग्राम नाउ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास विंड के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इसमें विंड एनर्जी वो मूव कर रहे हैं, एनर्जी विच विंड पार्टिकल पोजेस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। दैट काइनेटिक एनर्जी विंड इज, ठीक है, कंपेल करते हैं इन प्रोपेलर्स को टू मूव, ब्लेड्स कह रहे प्रोपेलर्स ऑफ दिस विंड मिल, ये मूव करते हैं। तो इनकी बैक साइड पे बेटे हमारे पास क्या टरबाइन लगी होती है, और वो टरबाइन एक जनरेटर के साथ फिक्स हुई होती है। तो वहां से जनरेटर को मूव करवाती है, और जनरेटर जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आ रही हैं हमारे पास इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड्स। ठीक है, ये फर्दर किस में चेंज होगी बेटे हमारे पास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। और ये काइनेटिक एनर्जी फर्दर किस में चेंज हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जनरेटर। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ जनरेटर पे फर्दर किस में चेंज होगी, चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक होगी। अच्छा, अब और क्या हो सकता है हमारे पास, लाइक ये तो होगी। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल कोट करूं तो अगर हमारे पास, इफ यू टेक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हमारे पास एनर्जी किस किस जगह हमारे पास ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, दिस इज एनी फिक्स पोर्ट, बेटे ये हमारे पास, इफ आई कंसिडर दिस इज अ स्ट्रिंग जिसके लोअर साइड पे एक बॉब सस्पेंड कर दिया, व्हाटसएवर मास ऑफ दैट बॉब इज, दैट इज नॉट क्रिटिकल इन एनी वे, यू टेक इट असाइड। आप साइड, जब आप इसको बेटे यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे रहता है, क्यों यहाँ पे रहता है भाई, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। जब किसी चीज पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो इट विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट। आपने मूव करवाया, आप मूव करवा के यहाँ लेके आए हो, अगर आपने मूव करवाया, आपने डिस्प्लेस किया है, तो इसका मतलब आपने अपनी एनर्जी यूज की है। अगर आपने अपनी एनर्जी यूज किया तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी गेन की है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वाई इज सो, बिकॉज ये हाइट पे आ गया बेटे, तो यहाँ पे इसके पास एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, मीन इज क्या है, ये वाली, तो ग्रेविटेशनल ये एनर्जी आ गई, तो अब इसके पास कैपेबिलिटी है वर्क करने की। अब यहाँ से इट विल मूव टुवर्ड दिस साइड, तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी पे। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है इसके पास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये फर्दर अगर मूव करता है टू अदर साइड, इधर मूव करके जा रहा है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी इसके पास आ रही है, यहाँ से इस तरह मूव करे तो काइनेटिक एनर्जी जो दैट चेंजेस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक टू
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे फर्दर कौन सी इसके पास एनर्जी आ जाएगी, दिस इज अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। और वही चीज होनी जब यहाँ से इधर जा रहा होगा, तो वही हमारे पास ग्रेविटेशन टू काइनेटिक एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस रिवर्स में चलता है हमारे पास। तो ये एक मैंने व्हेन इट मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम साइड टू अनदर एक्सट्रीम साइड, तो डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस जो आते हैं वो मैंने यहाँ पे बनाई बेटे, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये भी हो गया। नाउ इफ यू फोर्स आर नेल इनटू अ वुड, तो उसमें एनर्जीज किस तरह होनी है, यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूं हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी है, एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो एनर्जी है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जान के मैं GPE लिखता हूँ, जान के ये लिखता हूँ बेटे, दोनों ठीक है, ठीक है। एंड मीन पे क्या होगी, दैट इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन। व्हाई इज इट सो, क्योंकि बेटे यहाँ पे जो एनर्जी थी वो इसको मिल गया, एनर्जी मिल गई काइनेटिक, काइनेटिक मिल गया, तो काइनेटिक का मतलब मूव करना, उसने उसने मूव करना ही करना है, ठीक है। या फिर हमारे पास वैसे भी देखो, इट कैन नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन बिकॉज इट वाज इनिशियल इन स्टेट ऑफ मोशन, सो इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया। सो या फिर ओके, अब क्वेश्चंस भी डिफरेंट पे आए। क्वेश्चन बेटा हमारे पास सपोज अगर है हमारे पास अ बॉब ऑफ mass 0.020 kg is raised to a height of 0.4 meters suppose, ठीक है। कैलकुलेट gravitational potential energy gained by Bob. Second is kinetic energy of Bob, ठीक है, when it crosses its mean position. Third is velocity, yes, speed of Bob at mean position. ओके अब बेटे ये क्वेश्चन है इसका। अब इसको अगर आप देखते हैं, बॉब ऑफ मैथ दिस इज प्रोवाइडेड टू इज रेज टू अ हाइट ऑफ दिस वन, इसका मतलब कुछ ये चीज हमारे पास है। अब बेटे हमारे पास क्योंकि वर्ड एग्जामिनर यूज अ वर्ड कैलकुलेट, डिटरमिन नहीं है, कैलकुलेटर मस्ट हैव टू राइट फॉर्मूला। तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी चाहे जो मर्जी हो, फॉर्मूला EP उसका लिखा हुआ है mgh, मैथ्स की वैल्यू गिवन है विच इज 0.020, वैल्यू ऑफ g इज 9.8 एंड हाइट हियर इज 0.4। तो आंसर which I got from this is 0.0784 joule, ठीक है। The kinetic energy bob when it crosses mean position, what it will be then? So if you make use of principle of conservation of energy, तो एनर्जी तो बेटा हर सिस्टम की हर जगह कंजर्व होती है, तो जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी होगी इस पोजीशन के अंदर, वही काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे E के। तो हमारे पास यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन equals to kinetic energy at mean position, because energy losses हमने कोई नहीं शो किया कि एयर वगैरह को कुछ एनर्जी जा रही है नहीं, तो we can write the same value here, ये हो गया in joule. In the next step, examiner asks to calculate the speed of the bob at the mean position, what it will be.
तो स्पीड जो है हमारे पास, इट इज फाउंड बाय फॉर्मूला ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है 0.0784 equals to half. Mass here is 0.020, and from here to get the value of velocity whatever it will be, then you can. अच्छा, अब उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आ गई, दिस इज द पावर नाउ। डिफाइन पावर एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमारे पास बेटे पावर को हम अगर डिफाइन करते हैं फर्दर, तो वी कैन डिफाइन दिस द वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन, पावर, वर्क डन और वर्क किया तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक वर्क डन ही करोगे। और एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज पावर। वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज पावर। इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल पी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैपिटल पी होता है बेटे, स्मॉल पी किसका होता है, मोमेंटम का। मोमेंटम को हम स्मॉल, बाद में प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी स्मॉल पी से आप रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इसका तो दिस इज वर्क डन ओवर टाइम, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, बेस। अब बेटे वर्क डन बराबर किसके बराबर होता है, वी राइट एफ डी ओवर टी। बट इफ यू लिटिल बिट रीअरेंज इट, दिस इज फोर्स इज हियर, दिस इज डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम किसके बराबर होता है, दिस इज वेलोसिटी एक्चुअली, p equals to f, v for velocity या स्पीड कैल। और अगर कोई चीज मूव करती जा रही है, गाड़ी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, तो इट मींस दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इफ दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करोगे, वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर ओवर टी। ठीक है, और अगर कोई चीज मूव करके हाइट गेन कर रही है, तो उसमें एनर्जी जो उसने गेन की है, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, अगेन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेस फॉर्मूला बेटा ये वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी होगी तो वर्क होता है बेटे, तो इसका मतलब जब वर्क होता है तो एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। सेकंड फॉर्मूला विच वी राइट दिस इज दिस वन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो है वो ये भी है बेटे, लेकिन इस पे क्वेश्चन ओ लेवल में बना नहीं कभी बेटे, लेकिन इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हुए हैं पावर के। अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा इस पावर की, इसी फॉर्मूले को यूज करना कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनते हैं और बनने हुए हैं। लेकिन हमारे पास बिफोर प्रोसीडिंग दिस वन, बेटे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हो, ये स्केलर है वेक्टर, तो पावर इज स्केलर बिकॉज इट्स द वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क इज स्केलर, टाइम इज आल्सो स्केलर, तो दिस इज आल्सो स्केलर है ये। यूनिट्स क्या होंगे इसके, अब दिस इज वर्क ओवर टाइम, वर्क किस में मेजर होता है, दिस इज मेजर्ड इन जूल के अंदर होता है, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में, तो दिस इज जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड फर्दर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू वॉट के बराबर होता है। वॉट को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई मीन टू से कि 1 जूल जो है, 1 जूल जो है दिस, या 1 वॉट जो है अदर वे, दिस इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 second. If 1 joule of energy is transferred in 1 second, then power is equal to 1 watt. ठीक है, हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर रहे हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो किलो वॉट आवर होते हैं। कहते हैं कि हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, वो किलो वॉट आवर होते हैं, वो एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, पावर नहीं यूज कर रहे होते बेटे। जो बिल आता है आपको, ठीक है, दैट इज एनर्जी हम यूज करते हैं, किलो वॉट आवर। किलो को हम थाउजेंड कहते हैं, वॉट हम पावर के यूनिट कहते हैं, आवर हमारे पास टाइम के कह रहे होते हैं। तो किलो वॉट आवर जो एनर्जी के यूनिट होते हैं बेटे, वो इसके यूनिट नहीं है। अब एक एग्जांपल करते हैं,
इसकी दिस रिप्रेजेंट रेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स के ऊपर है कि किसकी पावर ज्यादा है बिटवीन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, या वैसे भी कहूँ सपोज अगर डाइस ही बेटे पकड़ के यहाँ से वहां रखना है, तो अगर मैं कहता हूँ बेटे हसीब तुम कर दो, तो हसीब अगर सपोज 4 सेकंड ले रहा उसी को यहाँ से लेके वहां तक रखने के, ठीक है, और मैं अगर आपको कहता हूँ, आप कहते हो आप 2 सेकंड में रख लेते हो, तो जो कम टाइम में जिसने सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, इसका मतलब है उसके पास ज्यादा पावर है, उसके पास ज्यादा पावर है। तो पावर मींस हमारे पास क्या है, जिसकी कैपेबिलिटी हो टू डू वर्क इन लेस टाइम, बिकॉज वी नीड टू डिवाइड इट बाय टाइम, क्योंकि वर्क ओवर टाइम है ना बेटे, वर्क ओवर टाइम में। तो मैंने कहा वर्क तो सेम हो गया, जो कम टाइम में वही काम करेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा, यानी उसकी मस्कुलर पावर ज्यादा है टू अटेम्प्ट या टू डू वर्क, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लेसर टाइम।